Hello students, I Ankita Tandon welcoming you all to my YouTube channel Easy Peasy Commerce. Student, this is the most awaited video, you all are waiting for it. इस वीडियो में मैं कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके सामने लेके आई हूँ। यूनिट वाइज क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हम क्वेश्चन के आंसर को भी डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है, कितने वर्ड्स की हमें आंसर राइटिंग करनी है और किस तरीके से हमें अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाना है। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 जो कि इंट्रोडक्टरी यूनिट है। अगर आपने अभी तक मेरा पार्ट 1 रिवीजन सीरीज़ का नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हम केवल क्वेश्चंस देख रहे हैं बट क्वेश्चन के आंसर्स मैंने उस वीडियो में प्रॉपर समझाए हैं, ब्रीफ दिया है, एक्सप्लेनेशन पूरी अच्छे से दी है, आपके पास कोई क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं आपके सामने वहाँ पे, तो वो वीडियो देखना उतना ही ज़रूरी है। यहाँ से आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए बट क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के लिए या फिर और कहूँ तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप वहीं से रेफ़र करेंगे वीडियो को। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जिसके आने के ज़्यादा चांस है, जो कि है व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड व्हाट इज़ इट्स स्कोप एंड लिमिटेशंस। तो आप क्या बताएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जहाँ पे हम बेसिकली कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया गया होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गुड्स को प्रोड्यूस करने में। फिर बात करते हैं, आप मीनिंग में आप एक्सप्लेन करने के साथ बाकी कॉस्ट कंसेप्ट्स भी समझा दीजिएगा जो मैंने आप लोगों को बताए थे, जैसे कि कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। और कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड के मीनिंग को भी आप 2 वर्ड्स में क्लासीफाई करके ही समझाइएगा कि कॉस्ट क्या है और अकाउंटिंग क्या है। उसके बाद बात करते हैं, फिर आप बता सकते हैं अगर लॉन्ग में पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन तो आपको इसके साथ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। आप एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को भी डिस्कस कर लीजिएगा कि कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, और इसके अंदर भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा 1 लाइन में डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसके स्कोप की। तो स्कोप में हमने क्या पढ़ा था कि स्कोप क्या होता है। स्कोप के अंदर मीन्स उसका एरिया की इस कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्ट को निकालना एक इसके स्कोप के अंदर आता है। उसके बाद हमने कॉस्ट कंट्रोल का कंसेप्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑडिट का कंसेप्ट पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हमने कॉस्ट रिडक्शन का कंसेप्ट पढ़ा था। तो ये सारे कंसेप्ट को आप 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो सारे एरियाज़ मीन्स ये सारे पॉइंट्स स्कोप में कवर हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस में हम ये बताएंगे कि ये सब्जेक्ट की ये लिमिटेशन है कि ये टोटली एस्टिमेट्स पर बेस्ड है। हम सब कुछ यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं ना कि इतना प्रॉफिट होगा, इतनी सेल होगी इस ईयर, जो कि हम बजटिंग में पढ़ते हैं ना, तो ये टोटली एस्टिमेट्स पर बेस्ड है। साथ में आप ये बता सकते हो कि इसमें हम सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं, हम सब कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की तो लेते हैं, जितने भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग बेसिस और टेक्निक्स यूज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए कि एक 1 बाय 1 में हर पॉइंट को डिस्कस करूं ब्रीफ में, तो आप मेरी यूनिट 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 1 देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। आप इसमें बताएंगे कि आज से पुराने समय में ये प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर कैसे फोकस किया जाता था। तो पुराने समय में हमें बोलते हैं ना कि पुराने समय में सब कुछ शुद्ध था, प्योर क्वालिटी मिलती थी, जिसकी वजह से
लोगों की हेल्थ भी इम्पैक्ट नहीं होती थी, बट आजकल सब कुछ इम्प्योर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की। तो क्या ये सिचुएशन पहले नहीं थी? तो थी, पहले भी डिमांड थी, बट रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ किया जाता था। कैसे यूज़ किया जाता था आप ये समझाएंगे इसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को पहले भी ध्यान रखा जाता था, वाटर रिजर्वेयर्स बनाए जाते थे, और ट्रीज़ को मतलब प्लांटेशन के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ हम डाल सकते हैं कि ग्रीनरी मेंटेन करके रखा जाता था। और ये भी बता सकते हैं कि उस टाइम पे पर्सन प्योरिटी पर फोकस करता था, वो प्रॉफिट कमाने पर करता था, बट प्योरिटी पर हर चीज़ का फोकस रहता था कि जो भी चीज़ कस्टमर को पहुंचाई जाए वो प्योर हो। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्कस ड्रॉ रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एथिक्स एंड प्रोडक्ट कॉस्टिंग। जब मैंने आपको ये टॉपिक समझाया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि होगा तो इससे क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल कि बिजनेस एथिक्स और प्रोडक्ट कॉस्टिंग में रिलेशनशिप बताइए। आप क्या बताएंगे कि पहले तो आप बिज़नेस एथिक्स को डिफ़ाइन करेंगे कि बिज़नेस एथिक्स वो गाइडलाइंस होती हैं जो हमें गाइड करती हैं कि हमें क्या सही है और क्या गलत है, ये पता करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद क्या सही और क्या गलत है फ्रॉम द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू को जब हम ध्यान में लेकर चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग में। एक बिजनेसमैन क्या सोचता है कि वो अगर अपना बिजनेस ओपन कर रहा है तो प्रॉफिट मोटिव से कर रहा है, तो हाँ, लेकिन प्रॉफिट मोटिव उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सोशल वेलफेयर। क्योंकि आप अगर रिसोर्स यूज़ कर रहे हो सोसाइटी का, मान के चलिए आपका फर्नीचर बनाने का बिजनेस है, तो आप सोसाइटी से ही तो टिम्बर ले रहे हो कि अपने आप से उगा रहे हो वुड? नहीं ना, ट्रीज़ को कट करके तो वुड आ रहा है। तो ट्रीज़ को कट करके वुड आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप ट्री जो एक रिसोर्स है सोसाइटी का, उसे तो यूज़ कर रहे हैं ना। तो इस केस में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस जो आपने पे करा है उसको कंपनसेट करो, उस ऑब्लिगेशन को ड्यूली पेड करो रिस्पेक्ट के साथ। उसी को बोलते हैं रिलेशनशिप बनाना बिजनेस एथिक्स का। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप कहीं ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं टूवर्ड सोसाइटी। अब कैसे करेगा एक बिजनेसमैन? वो कुछ कैंपेन्स चलाएगा, वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाएगा गर्ल्स के लिए या गर्ल्स एजुकेशन के लिए, या फिर गर्ल्स हेल्थ, वीमेंस हेल्थ पर फोकस करके, या चिल्ड्रंस हेल्थ पर फोकस करके, या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो कि टारगेट हों टू द सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। या फिर ये हो सकता है कि वो जितने भी गुड्स सब बनाए उसमें लगने वाली मटेरियल की क्वालिटी पर ध्यान दे, सही क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ करे। क्योंकि अगर आपने रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी यूज़ की है तो जिम्मेदारी बनती है बिजनेसमैन की कि जो कस्टमर है उसको भी वो सेटिस्फाई करके रखे। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना भी कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का ही एक पार्ट है। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। इस कंसेप्ट को भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हम जब बात करते हैं मेथड्स की, तो मेथड्स में मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए हैं। जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। तो वन बाय वन एक बार देख लेते हैं। जॉब कॉस्टिंग उन इंडस्ट्रीज़ पर अप्लाई होती है जहाँ पर वर्क आपको स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए अलॉट किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो वर्क कंप्लीशन का पीरियड होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में जहाँ पर एक प्रोडक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स से निकलकर फाइनल गुड मिले और हर एक प्रोसेस पर नया प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाए, उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। इन इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड को यूज़ किया जाता है। हर एक प्रोसेस पर निकलने वाले प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की जाती है। यूनिट कॉस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पर सिमिलर नेचर के गुड्स बन रहे हों या आइडेंटिकल गुड्स बन रहे हों तो वहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग फॉलो की जाती है। बैच कॉस्टिंग में जहाँ पर आइडेंटिकल गुड्स बन रहे हों, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे यूज़ होने वाले, एक जैसे नेचर के, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले, जैसे कि मेडिसिन का पूरा पैकेट आता है, सब एक जैसी होती हैं, मतलब एक ही होती हैं, बस वो बैच में होती हैं, तो उसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। तो ये तो रहा स्टूडेंट्स, ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है जो हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा
राइट अ शॉर्ट नोट। स्टूडेंट चांसेस है कि इन सभी क्वेश्चंस पर जो मैंने आपको शॉर्ट नोट में प्रोवाइड किए हैं, इन पर एक बड़ा फुल फ्लैश क्वेश्चन आने का तो इतना चांस नहीं है, लेकिन हाँ इनसे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जो कि बेसिक है, ये तो आपको पता है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसका आंसर तैयारी कर लिया है। प्राइम कॉस्ट क्या है, जब आप एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ते हैं तभी आपको बता दिया जाता है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट। ये भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है वीडियो में। ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग ऑफ योर अकाउंट्स। सो इसमें ऑडिट में देखा जाता है कि जो आपका रिकॉर्ड शो कर रहा है कि वो वैलिड है कि नहीं है, वो उसको वेरीफाई किया जाता है, उसकी रिलायबिलिटी को, कि क्या वो ट्रू है या नहीं है। ओवरहेड्स की बात करें तो ओवरहेड्स में सारे इनडायरेक्ट खर्चे इंक्लूड होते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है कि जो कॉस्टिंग का एक टेक्निक है जहाँ पे आप कॉस्टिंग करते हो बट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो आपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट करके रखा है उसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग की जाती है। किसके अकॉर्डिंग? जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग जब की जाती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो स्टूडेंट्स, यूनिट 1 से इन्हीं क्वेश्चन के आने की ज़्यादातर चांसेस है थ्योरेटिकल, क्योंकि यूनिट 1 पूरी थ्योरेटिकल ही रहेगी, तो चांसेस हैं कि इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, या उसकी स्कोप लिमिटेशंस, या फिर फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स। उसके साथ ही ये वाला कंसेप्ट पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट यूटिलाइजेशन वाला, या फिर शॉर्ट नोट्स या मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम यूनिट 2 का डिस्कस करेंगे कि यूनिट 2 से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। यूनिट 2 जो कि मटेरियल कॉस्टिंग पर डिपेंड है, इसका भी मैंने पार्ट 2 में, जो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग रिवीजन सीरीज़ की अपलोड की हुई है, उसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने इसे डिस्कस किया है। अगर आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है, इन पार्ट्स को कवर अप नहीं किया है, तो कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पार्ट्स एक बार अगर आपने देख लिए तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मिनटों के क्वेश्चंस हैं। आप हाल 1 बाय 1 हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया है हर एक कंसेप्ट को। साथ में न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय मटेरियल कंट्रोल। आप मटेरियल कंट्रोल से क्या समझते हैं? तो आप इसमें बताएंगे कि मटेरियल क्या होता है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद बताएंगे कंट्रोल करने का मतलब क्या है। मटेरियल को कंट्रोल करना मीन्स आप जो मटेरियल ला रहे हैं तो उसे कितनी क्वांटिटी में लाएं, कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, ये सब प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए मटेरियल को लाना, ताकि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट उस मटेरियल को लाने की और लाने की मिनिमम हो, जिससे आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो सके। ठीक है, टोटल कॉस्ट मिनिमम आ सके। फिर ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि प्रॉफिट मोटिव को अचीव करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में आप बता सकते हैं कि ताकि मटेरियल सही टाइम पर अवेलेबल हो सके, और इसमें आप और भी बता सकते हैं अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज, या ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट, या ऑप्टिमम स्टॉक टर्नओवर। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा, या इंपॉर्टेंस में, एक ही बात है। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स। स्टेप्स भी मैंने स्टूडेंट्स अच्छे से समझा रखे हैं कि सबसे पहले हमें पता चलेगा कि कितना सामान कब मंगाना है, पूरी प्रोसेस है कि परचेज़ रिक्वेजिशन होगी। कहीं ना कहीं परचेज़ साइकिल की जो स्टेप है वही इसकी हो जाएगी स्टेप, लेकिन हाँ बट हम मटेरियल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल कंट्रोल में कुछ स्टेप्स डिफरेंस होती हैं, जो मैंने समझाया हुआ है वीडियो में, वहाँ से देख लीजिएगा। परचेज़ साइकिल बतानी पड़ेगी आपको कि पूरी सीरीज़ ऑफ स्टेप है सामान को लाने तक की फैक्ट्री में, जिसमें सबसे पहले स्टोर कीपर ये चेक करता है कि स्टॉक कम है, फिर वो परचेज़ की रिक्वेस्ट करता है परचेज़ डिपार्टमेंट को, परचेज़ डिपार्टमेंट इस चीज़ को वेरीफाई करता है। उसके बाद वो सप्लायर्स फाइंड करने के लिए टेंडर फाइल करने के लिए टेंडर ओपन करता है, जिसमें आपके सप्लायर्स फिल करते हैं। उसके बाद जिसमें से जो सप्लायर बेस्ट हमें वैल्यू में गुड्स प्रोवाइड कर रहा होता है तो हम उसको फाइनल करते हैं, फिर उससे सामान मंगाते हैं। देन सामान मंगाने के बाद हम उसे सामान की क्वालिटी को चेक करके वेरीफाई करके हम बिल मंगाते हैं, बिल के बाद उसको पेमेंट करते हैं। पूरी प्रोसेस मैंने समझाई हुई है। उसके बाद बात करते हैं वेस्टेज क्या है। वेस्टेज मतलब है कि अगर आपका जो वेस्ट हो गया, मान के चलिए कि आपने सोचा था कि 200 यूनिट्स बनकर तैयार हो जाएंगी,
लेकिन वो 200 यूनिट्स बन के तैयार ना होकर केवल 100 यूनिट्स ही बन के तैयार हुई हैं। तो जो 100 का डिफरेंस आया है उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टेज। उसे को तो वेस्टेज बोलेंगे। सो ये वेस्टेज क्यों हुआ है, वेस्टेज क्यों हुआ है, इसके लिए आपको 1 बाय 1 देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले समझते हैं वेस्टेज क्या है। वेस्टेज है लॉस इन रॉ मटेरियल या लॉस्ट इन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जो आपकी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी लॉस्ट हो गई है, हो सकता है प्रोसेसिंग में लॉस हो गई हो सकता है उसके ट्रांसपोर्ट में लॉस हो गई हो, उसको हम बोलते हैं वेस्टेज। सो वेस्टेज बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टूडेंट, इसलिए ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज का मतलब है जो वेस्टेज नेचुरल है, नॉर्मल इज इक्वल टू मान के चलिए नेचुरल है, जिसका होना कंट्रोलेबल नहीं है। और एबनॉर्मल मतलब है जो जानबूझ के तो नहीं बट इंसिडेंटल होते हैं। जैसे कि नॉर्मल वेस्टेज में हो सकता है कि जो नेचुरल है, जैसे कि अगर कोई भी चीज़, लाइट चली गई एकदम से, तो लाइट चली गई, वो वेस्ट, वो तो नॉन नेचुरल चीज़ है ना, उसको तो हम कहीं भी एबनॉर्मल में काउंट नहीं कर सकते। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि नॉर्मल वेस्टेज है कि सामान आपका कुछ ऐसा था, जैसे मान के चलिए आपका कोई कैम्फर समझते हैं ना, कपूर बनाने का या फिर कपूर को ट्रांसपोर्ट करने का आपका कुछ काम है। सो आप उस केस में जो कैम्फर है उसकी नेचर कैसे होता है, वेपराइज होने का नेचर होता है। तो अगर वो पूरी प्रोसेस में मान के चलिए आप 100 kg कैम्फर को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे बट फाइनल 95 kg ही पहुंचा, तो जो 5 kg कैम्फर है वो आपका क्या हो गया, वेपराइज हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेस्टेज, क्योंकि ये इंसिडेंटल है और नेचुरल है। ठीक है स्टूडेंट। अब नॉर्मल वेस्टेज कैसा वेस्टेज होता है, जो बेसिकली कंट्रोलेबल ही नहीं है, जो कंट्रोलेबल नहीं है मीन्स अनकंट्रोलेबल है, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज। अब ये वेस्टेज किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे आपके लेबर ने गुड्स को प्रॉपर यूज़ नहीं किया, आपके लेबर ने कहीं ना कहीं आपके काम में नज़रअंदाजी दिखाई जिससे आपका गुड्स ख़राब हो गया, आपका लेबर काफ़ी टाइम के लिए फ्री बैठा रहा जिससे आपका गुड्स ख़राब हो चुका है। सो ये एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो गुड्स था उसकी क्वालिटी को स्टोर करके रखा जा सकता था, बट आप कहीं ना कहीं नज़रअंदाजगी के कारण आपका गुड्स ख़राब हो चुका है। तो ये क्या हुआ, वेस्टेज। और उसके टाइप्स तो एक बार इनके पढ़ लीजिएगा, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए। बात करते हैं शॉर्ट नोट की कि किन किन टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट आने के चांसेस हैं। शॉर्ट नोट आएंगे तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। पहले बात करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की। किसकी, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जिसको पीआईटी भी बोलते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इन्वेंट्री और परपेचुअल जो हमेशा होती रहे, कंटिन्यू जो चलती रहे। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक टाइप का रिकॉर्ड सिस्टम है जहाँ पे गुड्स की आना और जाना रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली होती है, रेगुलर बेसिस पे की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, एक टाइप का रिकॉर्ड है जिसमें गुड्स जो आया है मींस रिसिप्ट और इश्यूज रिकॉर्ड की जाती है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के रिकॉर्ड्स को हम बेसिकली बिन कार्ड्स में यूज़ करते हैं या स्टोर लेजर अकाउंट में यूज़ किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं बिन कार्ड। ये मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बताया है कि बिन कार्ड क्या होता है। एक टाइप का कार्ड बोलते हैं, ऐसे स्टॉक कार्ड बोलते हैं, जो बेसिक उस अलमीरा, शेल्फ या फिर उस पर्टिकुलर जगह के बाहर टांगा जाता है, रूम के बाहर टांगा जाता है, जिसमें गुड्स अगर आते हैं तो एंट्री की जाती है और गुड्स अगर बाहर निकल के इशू होते हैं तो एंट्री की जाती है। अब बात करते हैं एबीसी और वीईडी एनालिसिस। ये दोनों ही मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक है जिसमें हमने स्पेसिफिक मटेरियल कंट्रोल पढ़ा था। एबीसी में भी ये सारी टेक्निक्स भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं विद एक्सप्लेनेशन इन वर्ड्स एंड इन पैराज। सो एबीसी मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ऑलवेज बेटर कंट्रोल का मतलब है कि जो भी गुड्स बनाया जा रहे हैं वो 3 कैटेगरी में बढ़ते हैं। एक कैटेगरी वाले गुड्स जल्दी अगर ख़राब होते हैं तो बहुत लॉस होने के चांसेस हैं क्योंकि इन बहुत हाई कॉस्ट के होते हैं। वही बी मॉडरेट और सी लीस्ट। वीडी में वे वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल नेचर के बेसिस पे गुड्स को डिफरेंशिएट क्लासीफाई किया जाता है।
अब बात करते हैं EOQ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। EOQ का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहली बात तो आपको फुल फॉर्म अच्छे से आना चाहिए। दूसरी चीज़, ये क्या क्वांटिटी है, ये मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, ऑर्डर की क्वांटिटी। पहली बात तो लास्ट के 2 वर्ड्स देखिए, हम ऑर्डर की किस मतलब या गुड्स की कितनी क्वांटिटी हम ऑर्डर करें जिससे हमें इकोनॉमी हो जाए या फिर वो सस्ता पड़े, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम आ जाए, हमें कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर करना चाहिए जिससे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम आ जाए और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाए। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब पर यूनिट ऑर्डर करने की कॉस्ट और पर यूनिट कैरिंग करने की कॉस्ट भी हमें कम पड़े। तो ये तो हो गया इसका कंसेप्ट, ये भी मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे तो हम केवल ब्रीफ बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। साथ में बस मैं आपको फॉर्मूला और बता देती हूँ। यहाँ इसका फॉर्मूला होता है 2DS/H, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय डिमांड, जो डिमांड आ रही है, मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट या S या C/H, मतलब होल्डिंग कॉस्ट, गुड्स को होल्ड करने की कॉस्ट क्या आ रही है। और इकोनॉमिक क्वांटिटी आपकी यूनिट्स में निकल के आ जाएगी कि आप कितने यूनिट्स मंगाएं या कितने यूनिट्स को ऑर्डर दें ताकि आपको सस्ता सामान पड़ जाए, टोटल कॉस्ट आपकी मिनिमम आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये यूनिट 2 से आने वाले टॉपिक्स में से क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा मेरी रिवीजन सीरीज़ की, तो आपको सारे एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यूनिट 3 की। सो यूनिट 3 में हमें बेसिकली जो लेबर कॉस्टिंग पर है, तो मैंने अपनी वीडियो का पार्ट 4 जो बनाया है वो यूनिट 3 के बेसिस पर है। कॉस्ट अकाउंटिंग की रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 4 देखिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ द मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ज़्यादातर चांसेस है कि इस यूनिट से न्यूमेरिकल आए, लेकिन अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है सो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। आप प्रॉपर बताएंगे, मैंने चार्ट भी बनवाया है तो आप चार्ट भी बना के आएंगे। टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, साथ में इंसेंटिव वेजेस सिस्टम। इंसेंटिव में भी दोनों पार्ट बताएंगे कि जो स्पेसिफिक है और जो कॉम्बिनेशन है टाइम एंड पीस का। फिर 1 बाय 1 आप बताते चलेंगे। टाइम रेट सिस्टम में क्या होता है कि जहाँ पर आपको पेमेंट टाइम के अकॉर्डिंग की जाती है, जितना एक वर्कर डिवोट करता है अपना टाइम ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अकॉर्डिंग उसे पेमेंट की जाती है। पीस रेट में जितनी यूनिट्स उसने बना के तैयार की हैं उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होती है। वहीं बात करते हैं इंसेंटिव वेज में कि अगर उसने मिनिमम आउटपुट बनाया है या स्टैंडर्ड आउटपुट अगर बना के दिया तो उसे एक्स्ट्रा वेज की पेमेंट की जाएगी इंसेंटिव के तौर पर। तो इसमें भी हमने अलग अलग प्लान्स पढ़े हैं, वो आपको समझाने पड़ेंगे। एटलीस्ट अगर आप चार्ट भी बनाए आते हैं, चार्ट बना के नाम भी लिखाएंगे, नाम लिखने के बाद 2-2 लाइन की एक्सप्लेनेशन भी देंगे, तब भी सफिशिएंट रहेगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द हालसे प्रीमियम मेथड। या तो देखो स्टूडेंट, वो आपसे ये पूछ लेंगे मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, तो इसमें सारे मेथड आ ही जाएंगे अपने आप। लेकिन अगर उन्होंने 1 बाय 1 या फिर कोई भी एक मेथड पूछ लिया तो आपको तो भी अच्छे से आना चाहिए। इसलिए अगर वो एक पार्ट से या 2 पार्ट से मेथड से पूछेंगे क्वेश्चन तो चांसेस है कि इन्हीं मेथड से क्वेश्चन आए। पहला है हाल से प्रीमियम मेथड, तो आप इसमें बताएंगे हाल से प्रीमियम मेथड में कि बेसिकली 2 रेट्स डिसाइडेड हैं कि अगर हायर रेट से ज़्यादा बना दिया, मतलब अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया अगर, तो आपको हायर रेट पर पेमेंट हो जाएगी। फॉर्मूला भी बताएंगे आप यहाँ पर। और लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड आउटपुट से कम प्रोडक्शन किया तो आपको लोअर रेट से पेमेंट होगी। यही तो पढ़ा था हमने हाल से प्रीमियम मेथड में। रो 1 में आप बताएंगे कि रो 1 में क्या था। एक करेक्शन होगा स्टूडेंट्स, ये हाल से का नहीं, ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम था जो मैंने समझा दिया बाय मिस्टेक। हाल से प्रीमियम मेथड में जो पेमेंट होगी वो इसके मतलब इसमें आप टाइम रेट गारंटेड होगा। पहली चीज़, टाइम रेट गारंटेड है, मतलब मिनिमम पेमेंट तो आपको होनी ही होनी है। स्टैंडर्ड और टाइम भी फिक्स्ड है कि आपको कितने टाइम में काम करके देना है। साथ में अगर वो कंप्लीट करके दे देता है वर्क स्टैंडर्ड से ज़्यादा, सो उसको
बोनस मिलेगा। तो जो बोनस और प्रीमियम होगा वो 30 to 70% होगा वेजेस का, टाइम सेव्ड का, 30 to 70% ऑफ टाइम सेव्ड। जितना टाइम बचाओगे उतना ज़्यादा बोनस पाओगे, ऐसी चीज़ है इस मेथड में। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं रोवन की। तो रोवन में जो फॉर्मूला हालसे का है ना, तो हालसे में हम टाइम सेव्ड को फोकस करते हैं, पर डिफरेंस ये है कि रोवन प्रीमियम में यहाँ पर आप रेशो निकालते हो टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ आवर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट बात करते हैं टेलर्स का डिफरेंशियल पीस रेट, जो मैंने अभी समझा दिया कि स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा बनाते हो तो हायर रेट पे, और स्टैंडर्ड आउटपुट से कम बनाते हो तो लोअर रेट पे पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, रोवन में आपको, रोवन मेथड में प्रीमियम जो निकालना है वो आपको बेसिकली रेशो के फॉर्म में निकालना है, टाइम सेव्ड टू स्टैंडर्ड टाइम। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट की। तो शॉर्ट नोट में जो आने के चांसेस हैं पॉइंट से, या तो वो आपसे, ये सारे कंसेप्ट भी मैंने वन बाय वन क्या बहुत डीप में समझाए हैं। ओवर टाइम किसे बोलते हैं, जहाँ आप वर्कर को नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा देर के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में रुकवा के काम करवाते हैं तो ओवर टाइम बोलते हैं इस कंसेप्ट को। और ओवर टाइम वेजेस की पेमेंट भी की जाती है, उसका भी अलग फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। उसके बाद बात करते हैं आइडल टाइम की। तो आइडल टाइम क्या है कि कितने टाइम तक आपका वर्कर फ्री बैठा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हम बोलते हैं आइडल टाइम। क्या होता है आइडल टाइम, कितने टाइम तक आपका वर्कर फ्री बैठा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम क्यों होता है इसके लिए भी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से रीजंस हैं आइडल टाइम के। और आइडल टाइम ये एक तरीके से अनप्रोडक्टिव टाइम है वर्कर के लिए, जिसका उन्हें पेमेंट भी हो रहा है बट वो फ्री बैठे हुए हैं। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था लंच टाइम का, रेस्ट पीरियड का, देख सकते हैं आप वीडियो में। पेरोल मैंने आपको बताया था एक तरीके की वेज शीट होती है जिसमें वर्कर्स की पूरी डिटेल्स लिखी जाती हैं। यहाँ पर होते हैं नेम ऑफ वर्कर्स, फिर यहाँ होता है उनका सैलरी जितनी दी जा रही है, मीन्स बेसिक सैलरी ना बोलकर मैं उस वर्ड को बेसिक पे बोलती हूँ। यहाँ अच्छे से देखते हैं, यहाँ पे लिखे होते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। ये मैं बात कर रही हूँ कंबाइंड पेरोल की। फिर यहाँ पर होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, जैसे कि बेसिक पे। उसके बाद डियरनेस अलाउंस को हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। उसके बाद HRA कितना है उसका, या उसका प्रोफेशनल टैक्स कितना है। आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना, मतलब सारी सैलरी रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो लिस्ट अप होते हैं और वन बाय वन सब में वैल्यू फिल की जाती है, और ताकि पता चल सके कि हम किस वर्कर को कितना पे कर रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी कंबाइंड वाली। लेकिन अगर बात करते हैं जो वेज शीट बनाई जाती है डेली बेसिस पर, उसमें क्या होता है उसे भी एक बार देख लेते हैं। उस वेज शीट में बेसिकली यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स ही रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रहता है आने का टाइम, अराइवल टाइम। यहाँ रहता है डिपार्चर टाइम, सब एंट्री की जाती है। लंच टाइम, रेस्ट टाइम, सारी एंट्री की जाएगी कि कितने देर के लिए आप रेस्ट पे गए, कितनी देर में आपने लंच का कंप्लीट किया। तो ये आपकी ये कहलाती है डेली बेसिस पर जो बनाई जाती है, इसे हम डेली वेज शीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स उसकी एंट्री करती हैं। अब बात करते हैं लेबर टर्नओवर के कंसेप्ट की। तो लेबर टर्नओवर कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। लेबर टर्नओवर में है कि कितने अमाउंट ऑफ वर्कर्स या कितने नंबर ऑफ वर्कर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर ले रहे हैं ड्यूरिंग अ टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो इसे हम बोलते हैं पेरोल। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन से यूनिट 3 से जो जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं, आई थिंक मेथड ऑफ वेज पेमेंट का तो बहुत ज़्यादा चांस है आएगा, और इन सारे कंसेप्ट पर शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 की तरफ आ चुके हैं हम। यूनिट 4 जो कि एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है, इसके लिए भी मेरी रिवीजन सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 अपलोडेड है।
इसको जाइए, इसको समझिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे या क्वेश्चंस के आंसर्स लिख पाएंगे। सो यूनिट 4 में क्वेश्चन है पहला जिसका चांसेस है पूछे जाने का, एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड का मतलब होता है कि खर्चे को, पर्टिकुलर खर्चे को या फिर पर्टिकुलर खर्चे को रिलेटेड डिपार्टमेंट से चार्ज करना। जैसे कि जो खर्चा सेल्स डिपार्टमेंट का है उसे सेल्स, जैसे प्रमोशन एक्सपेंसेस हुए हैं, गुड्स को प्रमोट करने के एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो कौन बियर करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट बियर करेगा। वहीं बात करते हैं रॉ मटेरियल को लेके आने का काम कौन कर बियर करेगा? खर्चा परचेज डिपार्टमेंट करेगा। इसको बोलते हैं एलोकेशन। वहीं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मतलब होता है कि जब आप खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से उसे रिकवर करना, एब्जॉर्ब करना कहलाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। इसके भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं, रेट्स को पता करने के मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट वेज रेट मेथड, डायरेक्ट लेबर मेथड, प्राइम कॉस्ट मेथड, अलग अलग मेथड होते हैं और बेसिस भी होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें लिखा है व्हाट इज़ अ कॉस्ट शीट एंड व्हाई इज़ इट प्रिपेयर्ड। बात करते हैं कॉस्ट शीट क्या होती है, तो हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए कॉस्ट शीट पर एक बेस्ड। सो कॉस्ट शीट का मैं फॉर्मेट आपको समझा दे रही हूँ, अगर उससे क्वेश्चन आता है इन केस तो आप उसको कर सकें। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं कॉस्ट शीट की, तो कॉस्ट शीट भी अलग अलग तरीके की होती है, बट मैंने आपके सामने अभी सिंपल कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन बना के दिया है। सिंपल कॉस्ट शीट में क्या होता है, यहाँ पे आप बेसिकली सबसे पहले जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं ना तीनों, उनकी एंट्री करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट की एंट्री होगी, देन डायरेक्ट लेबर की अमाउंट की एंट्री होगी, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अमाउंट की एंट्री होगी, और इनका सम टोटल क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट। उसके बाद सारे ओवरहेड्स मीन्स जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, उनको आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से चार्ज करोगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, अगर R&D डिपार्टमेंट है मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है आपके यहाँ, तो उसका खर्चा भी उस डिपार्टमेंट से, R&D डिपार्टमेंट से निकाल के सबको ऐड ऑन करके जो फाइनल फिगर आएगी उसको आप क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स गुड्स को बनाने की कॉस्ट क्या आ रही है। अब स्टूडेंट इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ आप जाएंगे। अभी स्क्रीन में मुझे नीचे की तरफ जाना अलाउ नहीं है, तो मैं साइड में बना के आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है तो आप उसमें क्या जोड़ते हैं? सेलिंग कॉस्ट लिखते हैं आप। एक सेकेंड, सेलिंग कॉस्ट लिखते हैं। उसके बाद एंट्री करने के बाद आपके पास क्या आ जाती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। मीन्स सेल्स की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, सामान को सेल्स का सिचुएशन तक लाने में कितनी सारी कॉस्ट पड़ी, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये तो सबसे सिंपल कॉस्ट शीट है स्टूडेंट, लेकिन हमें जो क्वेश्चन आएगा ना वो सिंपल कॉस्ट शीट से आने के चांसेस कम हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सो देखते हैं उसको भी। कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बना सकें कॉस्ट शीट अपनी कॉपी में। अब कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है स्टूडेंट? विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे मतलब विदाउट है, मतलब प्रॉफिट के साथ निकलेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। आप क्या बनाते हैं? पर्टिकुलर्स का एक कॉलम होता है, देन आपका टोटल कॉस्ट का होता है, और कॉस्ट पर यूनिट का होता है। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आप लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ, किसका ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं? जो आप लिखते थे ना ट्रेडिंग अकाउंट में, वैसा ही करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और कौन सा रॉ मटेरियल? डायरेक्ट रॉ मटेरियल लिखते जाते हैं, ये सब अंदर एंट्री करिए। फिर आप ऐड करते हैं उसमें परचेजेस, जो भी आपने खर्चा मतलब ख़रीदे हैं, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो हम जब ये सारा एंट्री करते हैं तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जब ये एंट्री हो जाती है तो मतलब एक तरीके से हम डायरेक्ट, जो हमने कॉस्ट शीट सिंपल में पढ़ी ना, तो उसमें सबसे ऊपर डायरेक्ट मटेरियल था जो इस सिचुएशन में यहाँ पर निकला है।
उसके बाद हम ऐड करते हैं वही डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट हम ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब अंदर ही ऐड कर दीजिए। और जो अमाउंट हम फाइनल बाहर पहुंचाते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, फिर मैं आगे बताती हूँ हमें क्या कुछ एंट्री करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्राइम कॉस्ट जब हमारे पास आ गई, अब हम सारे ओवरहेड काउंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरहेड का जब क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो मैंने क्या बताया ओवरहेड का क्लासिफिकेशन में, कि आपसे वो टाइप्स ऑफ ओवरहेड पूछ सकते हैं। तो ओवरहेड में पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने फैक्ट्री ओवरहेड का, तो आप लिखेंगे उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में आप जितने भी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे हैं आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि फैक्ट्री रिलेटेड कौन से खर्चे हैं, तो उन्हें आप लिखेंगे, लिस्ट करते चलेंगे और उनकी वैल्यू लिखकर आगे सीधे प्लस अमाउंट टोटल अमाउंट आप बाहर भेजेंगे। उसके बाद आप जब टोटल आ जाए फैक्ट्री ओवरहेड का, ये टोटल करने से पहले आप इसमें ऐड करिएगा क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी हमने पहली स्टेप में रॉ मटेरियल को ओपनिंग स्टॉक ऐड करा, अब हम वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री के बाद आपका गुड या तो आधी बनी सिचुएशन में आ जाता है या पूरी बनी सिचुएशन में आ जाता है। और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इतना करने के बाद आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, या जिसको हम बोलते हैं वर्क कॉस्ट। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सब कंप्लीट हो जाए तो हम करेंगे नेक्स्ट ऐड करेंगे कौन सा एक्सपेंस बताया था मैंने आपको, ऑफिस ओवरहेड। यही तो बताया था अगला क्लासिफिकेशन। अब ऑफिस रिलेटेड ओवरहेड, जितने भी ऑफिस रिलेटेड खर्चे होंगे आप सबकी एंट्री करते चलेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करने के बाद जो टोटल आएगा आपके पास, एक मिनट स्टूडेंट, पहले ये ऐड लेस करने से पहले ही आपके पास जो टोटल आ जाएगा उसको हम बोलेंगे ऑफिस कॉस्ट। उसके बाद जब हम फिनिश गुड का स्टॉक और फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, गुड सोल्ड। तो फाइनल जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है, इसके बाद हमें नेक्स्ट जो ऐड करना है वो है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड जितने भी सेलिंग रिलेटेड ओवरहेड है, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड ओवर है, सबको लिस्ट अप करके प्लस कर देंगे और जो टोटल आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का, उसको बोलेंगे कंबाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा लास्ट अमाउंट है सबका प्लस करके, उसमें से हम प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज लिखा रहने देंगे या प्रॉफिट सर्टेन परसेंटेज ऐड करके हमारे पास सेल्स आ जाएगी। कभी कभी आपको सेल्स दी होगी तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा और सेल्स नहीं दी है तो प्रॉफिट परसेंट दिया है तो सेल्स अमाउंट निकल आएगी। ये थी आपकी कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट। तो इसके क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं स्टूडेंट, तो फॉर्मेट को 1 से 2 बार पढ़ के जाइएगा, फॉर्मेट एज इट इज़ बनाइए, वैल्यूज़ को पुट करके जाइए तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉब कॉस्टिंग। तो आप इसमें बताएंगे कि जॉब कॉस्टिंग क्या होती है। जॉब कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग का मेथड है जहाँ पर गुड्स बनते हैं या फिर आपको गुड्स को बनाने का ड्यूरेशन शॉर्ट पीरियड में बन जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जॉब कॉस्टिंग मेथड वो इंडस्ट्रीज़ फॉलो करती हैं, वो फर्म फॉलो करती हैं जो कि कस्टमाइज्ड गुड्स बनाती हैं। कैसे गुड्स बनाती हैं स्टूडेंट्स, कस्टमाइज्ड गुड्स बनाते हैं या फिर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पे गुड को प्रोवाइड करते हैं। अब आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजर्स को पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट लास्ट यूनिट में ही ऐड होना था, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, वो ज़रूर एक बार पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग की, ये भी IMP है
कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में डिफरेंस आप बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, जॉब कॉस्टिंग शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम गुड्स का जो नेचर होता है वो बेसिकली लार्ज लेवल पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है। जॉब कॉस्टिंग में स्मॉल लेवल पे गुड्स का बेसिकली प्रोडक्शन होता है। सारा डिफरेंस आप 3 से 4 डिफरेंस तैयार करके जाइएगा स्टूडेंट्स। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 की, तो जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग पर बेस्ड है। यूनिट 5 में आपको पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मीनिंग बताना होगा। आप इसमें ये बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड एक ऐसा कॉस्टिंग मेथड है जहाँ पे वर्क परफॉर्म किया जाता है कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पहली चीज़। और बेसिकली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच का ये एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जिम्मेदारी लेता है गुड्स को बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की या ऑर्डर को पूरा करने की, और कॉन्ट्रैक्टी जो ऑर्डर देता है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक वो वर्क है जो कि लार्ज साइज़ का है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कहाँ पे किया जाता है, साइट पर परफॉर्म होता है, ना कि फैक्ट्री वगैरह पर। तभी तो मैंने बताया था लार्ज स्केल कोई भी चीज़ बनेगी साइट पर बनेगी। जैसे कि ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये चीज़ क्या फैक्ट्री में बन जाएगी बिल्डिंग? नहीं बनेगी। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट साइट पर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे गुड्स नेचर ऑफ जॉब लार्ज साइज़ की होती है। हर कॉन्ट्रैक्ट एक सेपरेट यूनिट की तरह काम करता है और कॉस्ट भी हर सेपरेट यूनिट की अलग अलग निकाली जाती है। जिस प्राइस पर जो प्राइस नेगोशिएट होती है बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा, लेकिन जब गुड पूरा काम पूरा हो जाता है, वर्क कंप्लीट होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट देने के बाद जो इंजीनियर उसका सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ब्रिज बन के तैयार है, उसके बाद से फाइनल पेमेंट या लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाती है। उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स सेपरेट समझाने पड़ेंगे, मीन्स फॉर्मेट को समझाने या फॉर्मेट बनाने, या फिर फॉर्मेट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। सो अगर स्टूडेंट आपको चाहिए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन आपको समझाऊं, तो आप इसके लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर अप करना पॉसिबल नहीं है। हमें पूरी यूनिट 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना था। तो अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड वर्क। पहली बात तो सर्टिफाई कौन करेगा, उसको इंजीनियर करेगा कि गुड्स सामान पूरा हो चुका है या फिर काम पूरा हो चुका है कि नहीं। ऐसा होता है कि जब आप गुड्स का ये सारे ब्रिजेस या बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो इंजीनियर भी हायर किए जाते हैं जो चेक करते हैं कि जो काम दिया गया था वो पूरा हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमें पेमेंट उस अकॉर्डिंग करनी होती है। तो गुड्स को सर्टिफाई इंजीनियर जब करते हैं, वो साइट पर आते हैं और देखते हैं कि कितना % काम हुआ है, उस % के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है कॉन्ट्रैक्टर को। अगर वो ये बोलते हैं कि 1/3 ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ है, तो पेमेंट मान के चलिए 50 या 60% जो भी क्राइटेरिया रहता है। अगर 2/3 हो गया तो हम मान के चलिए 80% पेमेंट कर रहे हैं, और बाकी पेमेंट हम लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए रुकवा रहे हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क सर्टिफाइड। और अनसर्टिफाइड वर्क है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने काम को शुरू किया है अभी 31 दिसंबर से शुरू किया है, लेकिन आपका जो वर्कर था वो अभी वो इंजीनियर था, जनवरी में वर्क को सर्टिफाई करके चला गया, लेकिन अभी मार्च आ गई है और ईयर एंड होना है, तो अभी आपको पेमेंट करना है या पेमेंट चाहिए, तो आपको वर्क तो वो अनसर्टिफाइड रह जाएगा ना, तो वो वर्क अनसर्टिफाइड की कैटेगरी में आ जाएगा, जिसका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस कॉस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आया कि नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। जहाँ पे गुड्स एक प्रोसेस से होकर निकलते हैं उसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ या सोप इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे जो गुड्स बनाए जाते हैं वो उन गुड्स पर जो मेथड अप्लाई होता है उसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड बोलते हैं। जैसे कि कोई केमिकल इंडस्ट्री है या फिर ऑयल इंडस्ट्री है, वहाँ पे गुड्स जो है नंबर ऑफ़ सीरीज़ से निकल रहा है, तो हर एक प्रोसेस पर एक नया प्रोडक्ट बन के निकल रहा है, तो उस प्रोसेस की कॉस्टिंग अलग की जाएगी, जो अभी हम जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में समझने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सो इस प्रोसेस कॉस्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक में आप बताएंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस रहता है, पहली चीज़। फिर आप बताएंगे कि होमोजीनियस गुड्स, मतलब एक जैसे गुड्स बनकर तैयार होते हैं, और जो फिनिश गुड होता है एक प्रोसेस का, वो एक तरीके का रॉ मटेरियल का काम करता है दूसरी प्रोसेस के लिए, तो आप इसमें ये बता देंगे।
उसके बाद बात करते हैं कि डिफ़ाइन करना है नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल गेन और बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, या फिर बाय प्रोडक्ट तो यहाँ भी बताएंगे। नॉर्मल वेस्टेज मैंने अभी आपको बताया जो कि नेचुरल है, एबनॉर्मल जिसको आप कंट्रोल कर सकते थे बट वो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस की वजह से वो अकर हो गए हैं। एबनॉर्मल गेन बहुत कम सिचुएशन में होता है कि आपने माना था कि गुड्स जो है 100 यूनिट्स बन के आएंगे बट 110 यूनिट्स बन गए, या 100 रुपीज़ का गुड्स आप सोच के चल रहे थे और गुड्स फाइनली 90 में या 95 में तैयार हो गया, तो जो 5 रुपीज़ है उसे एबनॉर्मल गेन बोलेंगे। बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं इनको समझ लीजिए स्टूडेंट। हो सकता है इन दोनों में डिफरेंस आए या फिर इन दोनों ही कंसेप्ट से रिलेटेड शॉर्ट नोट आ सकता है। चलिए देखते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट होते हैं, जो कि एक मान के चलिए कि मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, डिफ़ाइन देने से अच्छा है मैं एग्जांपल बताऊँ। जैसे ऑयल रिफाइनरीज़ में ऑयल हमें चाहिए, मीन्स पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उस केस में जब पेट्रोलियम को रिफ़ाइन किया जाता है तो उस केस में ऑयल भी निकलता है, मीन्स हम ये बोले फ्यूल भी में निकलता है, ऑयल भी निकलता है, या फिर वैक्स, टार, ये सारे अब इसके कौन से, ये भी इसके प्रोडक्ट्स ही हैं जो प्रोसेस में रिलीज़ होते हैं। तो इन सभी प्रोसेस में रिलीज़ होने वाले प्रोडक्ट को हम जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट सेम मटेरियल से इमर्ज हुए हैं। कैसे इमर्ज हुए हैं? सेम मटेरियल तो क्रूड ऑयल ही था, क्रूड ऑयल ही निकाल रहे थे, बस ये सारे प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस निकल कर आए हैं आपके सामने, तो इनको हम बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट, क्योंकि ये सेम मटेरियल से निकले हैं। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि जैसे कि बटर और चीज़, बटर बनाते हैं या चीज़ बनाते हैं, तो बटर और चीज़ तो क्या हो गया? मेन प्रोडक्ट। यहाँ पेट्रोलियम के केस में क्रूड ऑयल आपका मेन प्रोडक्ट था, लेकिन इस प्रोसेस में बटर मिल्क, जिसको हम छाछ बोलते हैं, छाछ निकलती है ना, छाछ बनती है, तो ये क्या, कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? जॉइंट प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस रिलीज़ हुआ है या ड्यूरिंग द प्रोसेस हमको मिला है, लेकिन ये सभी मेन प्रोडक्ट से ही तो कनेक्ट हैं। बाय प्रोडक्ट में यही चीज़ की कमी होती है कि सारे प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट से कनेक्ट नहीं होते हैं। समझते हैं एक बार। बाय प्रोडक्ट में क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट है, भले ही वो दोनों प्रोडक्ट एक ही नेचर के हों, भले ही वो दोनों प्रोडक्ट एक जैसे हों, लेकिन एक तरीके के ये प्रोडक्ट रिलेटिव टर्म है। लेकिन एक सेकेंड स्टूडेंट, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया बटर मिल्क वाला, वो बटर मिल्क वाला एग्जांपल बाय प्रोडक्ट का ये था कि बटर मिल्क क्या है? एक बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट कौन सा था आपका? बटर, लेकिन बटर मिल्क थी आपकी बाय प्रोडक्ट, तो इसको तो हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेसिकली लेसर इम्पॉर्टेंस नेचर के होते हैं, और ये वो मटेरियल्स हैं जो कि स्क्रैप करे गए हैं फ्रॉम द डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, बात करते हैं एक बार फिर से जॉइंट प्रोडक्ट की। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स को वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि निकलते हैं प्रोसेस में, लेकिन उनका खुद का एग्जिस्ट करते हैं, उनकी खुद की एक इम्पॉर्टेंस है। एक बार फिर से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पेट्रोलियम, वही वाला चीज़, क्रूड पेट्रोलियम निकालना है, तो उस पूरे प्रोसेस में अलग अलग चीज़ें निकली, टार, वैक्स, ये ऑयल, तो ये सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे जॉइंट प्रोडक्ट, क्योंकि ये इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बाय प्रोडक्ट में ये जो एलिमेंट निकला है वो लेस इम्पॉर्टेंस का है, इस वजह से हम, ये डिफरेंस है बाय और जॉइंट प्रोडक्ट में। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया हो। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस यूनिट 5 से आने के चांसेस हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से, बट इनमें से शॉर्ट नोट पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। चलिए स्टूडेंट, यूनिट नंबर 6 पर पहुंच गए हैं, लास्ट यूनिट जो कि है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की। तो इसको, इन क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेते हैं और हम फाइनल कंप्लीट करते हैं अपने सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट, ये जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, तो आपने जब मेथड ऑफ कॉस्टिंग पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो कि किन इंडस्ट्रीज़ पर अप्लाई होता है, जो कि सर्विस इंडस्ट्रीज़ होती हैं। बताया था ना स्टूडेंट, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, लॉजिंग सर्विस, रेसिडेंशियल सर्विस, होटल सर्विसेज,
ये सारी इंडस्ट्रीज सर्विस में डील करती हैं। तो अभी आपने ये सुना ना, बेसिकली हमारी इकोनॉमी में 3 तरीके के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर जो कि पूरा एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है, सेकेंडरी सेक्टर जिनकी हम कॉस्टिंग पढ़ ही रहे हैं, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। अब जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनमें कॉस्ट कैसे कवर होगी या फिर कॉस्ट को कैसे चार्ज किया जाएगा, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड से चार्ज किया जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड में क्या होगा, ये एक वो मेथड है जहाँ पे सर्विस की कॉस्ट निकाली जाएगी। और सर्विस की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, पीरियड वाइज एंड ऑर्डर वाइज। कैसे, पीरियड वाइज एंड ऑर्डर वाइज कॉस्ट निकाली जाएगी कि कितना ऑर्डर मिला है या फिर कितना यूज़ हुआ है। सर्विस कॉस्टिंग में हम बेसिकली स्टैंडिंग चार्जेस, जिनको हम फिक्स चार्जेस बोलते हैं, या फिर रनिंग चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद लिखा है किन इंडस्ट्रीज़ पर, तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि ये सर्विस कॉस्टिंग मीन सर्विस इंडस्ट्रीज़ पर ये अप्लाई होता है। इसको पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा। ट्रांसपोर्ट सर्विस का एग्जांपल दे सकते हैं आप, आईटी डिपार्टमेंट सर्विस का एग्जांपल दे सकते हैं, होटल सर्विस का भी एग्जांपल, हॉस्पिटल सर्विस, हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल सर्विस का भी एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे आप यूनिट ऑफ कॉस्ट में डील करते हैं। जैसे कि बात करते हैं, अगर हम ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करें, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, जैसे हम ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करें तो यहाँ पे जो यूनिट ऑफ कॉस्ट होगी वो होगी पैसेंजर, क्योंकि कितने पैसेंजर लोड किए गए हैं आपकी व्हीकल में वो देखे जाएंगे, या फिर कितना आप सामान को कैरी कर रहे हो, टन किलोमीटर्स, वो देखे जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं कि मतलब पैसेंजर में भी आप पैसेंजर पर किलोमीटर देखेंगे, पैसेंजर किलोमीटर देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सर्विस है तो ये भी तो एक टाइप की सर्विस इंडस्ट्री है। तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सर्विस में देखी जाएगी कि आप कितना किलोवाट आवर, ये आपकी यहाँ पर यूनिट ऑफ कॉस्ट होगी, किलोवाट आवर। अगर आपकी हॉस्पिटल सर्विस है तो हॉस्पिटल सर्विस में देखा जाएगा, कॉस्ट लगाई जाएगी पेशेंट पर डे के अकॉर्डिंग, या फिर रूम पर डे के अकॉर्डिंग, पर बेड, पर डे, पर रूम, ऐसा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो तो पर कोर्स, पर स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट लगाई जाएगी। सो ये सारे क्राइटेरियाज़ क्या हो गए, इन सभी क्राइटेरियाज़ के अकॉर्डिंग आपको समझ में आना चाहिए कि सर्विस कॉस्ट में जो कॉस्टिंग होती है यूनिट के बेसिस पर होती है। हर इंडस्ट्री की यूनिट ऑफ कॉस्ट डिफरेंस होता है हर इंडस्ट्री की यूनिट ऑफ कॉस्ट में। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग की, जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। हो सकता है स्टूडेंट आपसे स्पेसिफिकली वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का पूछे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग थोड़ा डिटेल में दिया गया है आपको इस यूनिट में। तो आप ये बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग उन इंडस्ट्रीज़ या उन ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है जहाँ पे बेसिकली सर्विस दी जाती है पैसेंजर्स को कैरी करने की, एक जगह से दूसरी जगह पे, जहाँ पे सर्विस पैसेंजर्स को कैरी करने की या फिर सामान को कैरी करने की एक जगह से दूसरी जगह पे। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सारे खर्चे को कलेक्ट किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, देन पर यूनिट ऑफ कॉस्ट निकाली जाती है। या तो आप पैसेंजर के अकॉर्डिंग करेंगे, जो मैंने अभी बताया, पैसेंजर पर किलोमीटर या टन किलोमीटर, कि आपने सामान को कितना कैरी किया हुआ है। और यहाँ का मोटिव ही यही है कि आप निकाल सकें कि कितना खर्चा आ रहा है पर पैसेंजर पर, या फिर पर टन पर, या पर यूनिट ऑफ गुड को कैरी करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। इंटीग्रेटेड वर्ड से आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, रिलेट कर पा रहे हो शायद आप लोग। इंटीग्रेटेड मतलब होता है कंबाइन। यहाँ पे इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट्स एक साथ बनाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। जहाँ पे दोनों टाइप के अकाउंट्स कंबाइन बनाए जाएँ उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिकंसाइलिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। इस क्वेश्चन में आप ये बताएंगे कि कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स के जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनको रिकंसाइल क्यों किया जाता है। जब आप लोगों ने 11th से 12th क्लास में रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे, जिसमें हम बैलेंस करते थे ना कि जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो उसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स में डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसको रिकन्साइल करने के लिए इस कंसेप्ट को लाया गया है।
अब डिफरेंस के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि ओवरहेड्स में डिफरेंस आ गया हो, या फिर आपने इन्वेंट्री को वैल्यू सही ना किया हो, या डेप्रिसिएशन गलत चार्ज कर दिया हो। तो ये सारे कुछ तरीके हैं, या फिर ये सारे कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डिफरेंस अराइज हो सकते हैं। बट मेन थिंग है कि ऑब्जेक्टिव क्यों क्यों करते हैं रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन इसलिए किया जाता है ताकि एक्यूरेसी को इस्टेब्लिश करा जाए, मीन्स आपके स्टेटमेंट्स करेक्टली बने, या फिर कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सके, कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके दोनों ही स्टेटमेंट्स में या डिपार्टमेंट्स के बीच में, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी मेंटेन करने के लिए। सो स्टूडेंट, ये तो एक तरीके का पूरा आपका, वैसे तो इसका स्टेटमेंट बनाया जाता है, लेकिन आप इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, लेकिन आपको दोनों ही साइड से तैयार होके जाना है। तो ये थी हमारी यूनिट 6, जिनमें से क्वेश्चन जो जो आएंगे उनमें से मैंने आपको बता दिए हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपके मैंने सारे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दे दिए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग बस यही सोच के ना बैठें कि क्वेश्चन पेपर में केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों की ही चांसेस 50-50% है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आए और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आए। अगर हम अपना पेपर देखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो उस पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैसे थे, थ्योरेटिकल थे, तो आप लोगों को वो इजी भी लगा। और न्यूमेरिकल अगर आया भी तो ऑप्शन में था, केवल एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब में आपको ऑप्शन था, तो वो बेटर था आपके लिए। लेकिन हम यही सोच कर मान के नहीं चल सकते कि यही पैटर्न रहेगा आगे वाले एग्ज़ाम्स में, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थ्योरेटिकल ना आकर न्यूमेरिकल आ गए हैं। सो हमें अपनी तरफ से तैयारी पूरी करके चलनी है। मैंने हर कंसेप्ट को न्यूमेरिकली भी एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियोज़ में, लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए कि मैं पर्टिकुलर कंसेप्ट को भी न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रही बात स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो कि आप डिमांड कर रहे हैं बार बार मुझसे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें बता दीजिए। सो स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर में एनईपी के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट अभी न्यूली एडेड किया गया है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग पहले सेकेंड ईयर में होता था। अगर आप वो सोचें कि मैं वो पेपर आपको दिखा दूँ तो भी वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि उस सिलेबस में और इस सिलेबस में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 80% सेम है तो 20% अलग है। तो 80% सेम का क्राइटेरिया के बेसिस पर ही मैंने ये सारे क्वेश्चंस तैयार किए हैं। 20% अलग है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा यूनिट्स ऐड हैं, या फिर आप में से कुछ यूनिट्स हटाकर उसमें कुछ न्यू यूनिट्स ऐड की गई हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है मेरे पास जो मैं आपको शो कर सकूँ। बस मैं उस बेसिस पर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि पूछे गए हैं, या फिर जो टॉपिक सिमिलर थे आप में और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स में, तो वो मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पर नोट डाउन करके आपको एक्सप्लेन करवाया है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 6 यूनिट के इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड पेपर एनालिसिस। अभी स्टूडेंट्स, आपको जो भी डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट फॉर द मोर कमिंग अपडेट्स। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।